जी हाँ मित्रों, तो आज है 12 फरवरी शनिवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 3 महीने और 23 दिन बाकी है। मुद्दा है करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या। वैसे मैं डेली करंट अफेयर्स वीडियो बनाता हूँ, थर्सडे और संडे नहीं बनाता, लेकिन उस दिन जो चीज़ हो वो नेक्स्ट वाले दिन में हम देख लेते हैं। और कुछ बार इसलिए वीडियो नहीं बना पाता, कुछ और दूसरा काम आ गया हो। तो थर्सडे के अंदर जाने लायक चीज़ें क्या थी वो फ्राइडे के वीडियो में हमने कवर किया था। सबसे बड़ी जाने लायक चीज़ थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और सब अपडेट, वो देख लिए। लेकिन वही वीडियो इतना लंबा हो गया कि बाकी सब चीज़ें, पॉलिटी, एथिक्स, साइंस, उसमें जाने लायक क्या था वो सारा आज हम देख लेते हैं। तो आज मुद्दा ये है कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन में करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी। वैसे 3 को भी मिला दो तो कोई बहुत बड़ी चीज़ें थी नहीं, 2-3 बड़े मुद्दे थे, बाकी सब इधर उधर की बातें। सो लेट अस गो थ्रू दिस। एक और चीज़, ये कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट यानी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट, उसकी एडवर्टाइजमेंट 18 फरवरी से एप्लीकेशन शुरू होंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई, और उसका लिंक ये है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in, तो वो देख लेना। सबसे पहले पॉलिटी। अब पॉलिटी में 3 दिन में जितने समाचार थे प्रेटी मच मोस्ट ऑफ देम आर मेंस, निबंध और इंटरव्यू के लिए जाने लायक चीज़। बाकी प्रीलिम में कुछ फैक्चुअल आ जाए ऐसी तो बहुत कम ही कुछ चीज़ें थी। हाँ, तो पॉलिटी में एक मुद्दा होता है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू प्रोफेशन। तो फिल्म मेकर को मूवी बनाने का अधिकार है, हाँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हाँ। लेकिन उस पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना ज़रूरी है। तो मामला कुछ ऐसा था कि किसी ने ऐसी फिल्म बनाई कि जिसमें एक इंडियन आर्मी ऑफिसर और कश्मीरी लड़के के बीच समलैंगिक रिश्ते, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप पर फिल्म बनाई गई। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी देने से मना कर दिया, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है कि ऐसी सब फिल्में देखी तो पब्लिक में मिलिट्री के प्रति जो रिस्पेक्ट होता है, सम्मान है, उसको वो कमज़ोर करता है। यानी कि ये जो सब फ्रीडम है, फ्रीडम टू मेक मूवीज़, बट उसमें क्या क्या ध्यान रखना है। इमेज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन द माइंड्स ऑफ सिटीजन, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन इन द आर्म्ड फोर्सेस, एथोस एंड कस्टम्स ऑफ द मिलिट्री सर्विस एंड जनरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सिटीजन अबाउट द आर्म्ड फोर्सेस। ये सब का सम्मान होना चाहिए, वरना वो फिल्म को एनओसी देने से मना करे। तो इसलिए मना कर दिया है। दूसरा एक चल रहा था मामला राइट्स इशू, और उसमें प्रॉपर्टी राइट्स, और उसमें होते हैं सब पर्सोनल लॉज। पर्सोनल लॉ मतलब ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर एक धर्म के अंदर वो मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, विरासत में किसको संपत्ति मिले, वो सब चीज़ें। अब बात ऐसी है 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया, और कुछ एक मामला ऐसा चला, इफ़ अ हिंदू मैन डाइज इन स्टेट, इंटेस्टेट मतलब अपनी वसीयत, विल, डेक्लरेशन दिए बिना अगर कोई मर जाता है हिंदू व्यक्ति, तो उसकी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, देखिए एक तो होती है प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेंस में मिले कि बाप दादाओं की उसको विरासत, हवेली, बंगला, एग्रीकल्चर चीज़ मिले, और दूसरी होती है कि उसने खुद की मेहनत से जो भी कमाया है, तो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में क्या बेटी को अधिकार मिल सकता है। कैन डॉटर हैव द राइट इन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, अगर बाप ने वसीयत में कुछ लिख के नहीं गया, ऐसे ही मर गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हाँ उसमें अधिकार है। लेकिन ये वाला केस जो करीब 1957 में आदमी मरा था से लेके उसका जजमेंट आया 2022 में, तो इट शोज़ कि कितनी स्लो लिटिगेशन प्रोसेस चल रही है, कि ये जो मरने वाला था वो मर गया और उसके बाद 4 जनरेशन तक अब प्रॉपर्टी की फाइट सेटल होती। तो मतलब फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स इज रिक्वायर्ड, वरना क्या होता है वो लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में किसी की हत्या हो जाए वगैरह। फिर दूसरी चीज़ है, जुडिशरी का नाम लिया है तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की अवमानना करना। अब वो 3 तरह से हो सकते हैं। एक होता है कंटेम्प्ट बाय इंटरफियरेंस। सपोज कोर्ट ने ये कहा ये वाली झोपड़पट्टी हटा दो, और वहाँ पर पुलिस बुलडोज़र लेके जाए, लेकिन वहाँ अगर कोई लोग उसे रोक दें तो वो हो गया कंटेम्प्ट बाय इंटरफियरेंस। दूसरा हो सकता है कंटेम्प्ट बाय डिसोबीडियंस, कि जब कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया लेकिन उसको माना नहीं जाए, कि कोर्ट ने कहा ये वाला जो ऑफिसर है करप्ट है, इसकी तबादला कर दो, लेकिन मिनिस्टर उसको ट्रांसफ़र नहीं करे, तो वो हो गया कंटेम्प्ट बाय डिसोबीडियंस, अनुपालन नहीं करना। और तीसरा हो सकता है कंटेम्प्ट बाय स्कैंडलाइजिंग। स्कैंडलाइजिंग मतलब कुछ ये यूट्यूब पर वीडियो बनाना, ट्विटर पे मीम्स बना देना, कि जिसके चलते वो जज को डिफेम किया जाए, उसके जजमेंट को क्रिटिसाइज करके कुछ सेंसेशनल, सनसनीखेज और अपमानजनक किया जाए कि ये जो जजमेंट था वो गलत था। तो कुल मिलाकर 3 हुए,
कंटेम्प्ट बाय इंटरफियरेंस, कंटेम्प्ट बाय डिसोबीडियंस, कंटेम्प्ट बाय स्कैंडलाइजिंग। तो ये जो स्कैंडलाइजिंग वाला कंटेम्प्ट है वो भारत में अभी भी जारी है, हालांकि ब्रिटेन में इसको हटा दिया है। मतलब वहाँ पर अगर ये ऐसे कोई मीम्स और जोक्स और कुछ पब्लिक स्टेटमेंट दिए जाएं तो उसे वो अपराध नहीं मानते, लेकिन भारत में उसको भी अपराध माना जाता है। तो वो कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी के मामले फॉर मेंस पेपर 2। फिर मेंस पेपर 2 में ये सब इश्यूज रिलेटेड टू फेडरलिज्म। अब उसमें बात ऐसी है कि जो गवर्नर यानी राज्यपाल होता है, प्रेसिडेंट उसे सिलेक्ट करेगा, लेकिन किसे सिलेक्ट किया जाएगा? जो आदमी रूलिंग पार्टी का फेवरेट हो एट द यूनियन गवर्नमेंट। अब इसमें दिक्कतें कब आती हैं कि वैसे तो गवर्नर का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है, लेकिन केंद्र की रूलिंग पार्टी पहले भी हटा सकती है या बाद में भी उसको जॉब में कंटिन्यू कर सकती है। इसलिए आजकल विवाद ये चलता है कि राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अपना निभाते नहीं और केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में काम करते हैं। खासकर कि इलेक्शन के बाद, विधानसभा में इलेक्शन के बाद किस पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाना है, या फिर कि ये अलग अलग बिल जो राज्य की विधानसभा ने पास किए उसको प्रेसिडेंट के लिए भेजना है या साइन करना है कि नहीं, या तीसरा कि स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अलग अलग नेगेटिव कमेंट पास की जाए, जैसा ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर करते हैं। इसलिए केंद्र और राज्य में तनाव बढ़ते रहता है क्योंकि जो राज्यपाल है वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड ये है कि राज्यपाल केंद्र के सत्ता पक्ष को मौज आए ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी नौकरी निर्भर है कि केंद्र सरकार मेरे से खुश है कि नहीं। इसलिए ये झगड़ालू संघवाद, कॉम्बेटिव फेडरलिज्म बढ़ रहा है। इसके सॉल्यूशन में ये अलग अलग सरकार या कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, वो सब ने कुछ सजेशन दिए थे कि गवर्नर को सिलेक्ट करने के लिए एक कमिटी बने जिसमें राज्य का चीफ मिनिस्टर है उसको भी रखा जाए, ताकि उसे लगे ये वाला आदमी ठीक से राज्यपाल का काम करे, उसे सिलेक्ट किया जाए, ना कि सीधा यूनियन गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से जो ठीक लगा उसे भेज दिया। स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर शुड ऑल्सो बी कंसल्टेड। दूसरा, ये गवर्नर को 5 साल का टेन्योर दिया गया है, लेकिन उससे पहले भी यूनियन गवर्नमेंट उसे हटा सकती है। तो उसे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए वो यूनियन गवर्नमेंट को खुश करने के लिए काम करता है। तो उसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाए, जैसा कि ये सब जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है। और तीसरा कि ये गवर्नर, उसको राज्य की विधानसभा में इम्पीचमेंट, महाभियोग हो सके, ऐसा भी कुछ होनी चाहिए ताकि वो ठीक से काम करे अपना। लेकिन ऐसा कुछ भी सुधार कोई गवर्नमेंट ने अभी तक किया नहीं है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी। मित्रों, कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और उसमें आर्टिकल 50 राज्य के पथदर्शक सिद्धांत। ये आर्टिकल 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसका मतलब ये कि जो कार्यपालिका है, जैसे आईएएस ऑफिसर, उसका काम अलग हो, और जो न्यायपालिका है जैसे जज, उसका काम अलग हो। यानी कि जो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसडीएम, उन्होंने जज वाले काम नहीं करने चाहिए। न्याय देने का काम न्यायाधीश के पास होना चाहिए। ये सब जो आईएएस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के रूप में जो भूमिका निभाते हैं, ठीक है, वो कर्फ्यू लगाए उतने तक सीमित हो, लेकिन उसने न्याय देने वाला पावर उसके पास ना होना चाहिए। अब मामला ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो दंगे हुए थे कुछ साल पहले, उसके बाद राज्य सरकार ऐसे सब दंगाइयों पर फाइनेंशियल पेनल्टी लगा रही है कि तुमने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया तो मुआवजा भरो। लेकिन वो जो केस चल रहे हैं वहाँ पर ये सब एडीएम, एसडीएम वगैरह जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, वो जज की भूमिका में खुद ही केस फाइल करवाते हैं, खुद ही उसकी सुनवाई करते हैं और खुद ही उसको सजा भी देते हैं। जबकि ये अलग होना चाहिए, सरकारी वकील जैसे अलग होता है और जज अलग होता है। सिमिलरली हियर थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद करने को कहा कि नहीं, वो सारे मामले जज निपटाए, एटलीस्ट रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आगे फिर एक मामला कई दिनों से चला है, वो कर्नाटक हिजाब वाला, और उसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा। फाइनल जजमेंट आने दो, फिर देखेंगे। अपनी परीक्षा कल सुबह नहीं है, 3 महीने 23 दिन बाद है। रोज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी चीज़ें पढ़नी है। फिर कुछ टाइम पहले याद करो, वो पॉक्सको कानून, बच्चों का बलात्कार किया जाए उसके खिलाफ, और वहाँ पर एक कोई केस था कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ कि नहीं, उस हिसाब से सज़ा मिलेगी कि नहीं। अब वो वाले जज को हमने काफ़ी महीने पहले देखा था कि उसे एडिशनल जज बनाया गया था हाईकोर्ट का। मतलब एक प्रकार से टेम्पररी पोस्ट होती है,
फिर वो अच्छा काम करे फिर उसको फाइनल अपॉइंटमेंट दिया जाए। तो इसका वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया तो फिर उसने इस्तीफा दे दिया, वो वाली चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वापस देखने का कुछ खास फायदा नहीं। फिर यूनियन गवर्नमेंट आईएएस कैडर रूल में बदलाव करना चाहती है कि वो जो बोले उस सब ऑफिसर्स को स्टेट गवर्नमेंट ने कंपलसरीली केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति यानी डेप्यूटेशन में भेजना ही होगा। वो क्या मामला था वो भी हम पढ़ चुके हैं, तो वापस देखने नहीं बैठेंगे। केरला में कोई टीवी चैनल को बैन किया गया, वो वाली चीज़ में भी कुछ मज़ा नहीं है। एनएसओ ने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी का डेटा रिलीज़ किया। एक एक महीना का डेटा कुछ काम का नहीं, पूरे साल का ट्रेंड देख लेंगे Win22 सीरीज पिलर 4C में। कॉलम में भी कुछ खास मज़ा नहीं था। एक तो कि भारत में बेरोज़गारी बढ़ रही है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं नहीं बढ़ रही है। यूपी सीएम के सब अलग अलग बयान। फिर एक लूक मॉन्टिनियर, वो फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट था जिसने HIV एड्स को डिस्कवर किया था, तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में। फिर ये सब हेल्थ क्राइसिस इन यूपी और दलित वोटर इन पंजाब और माइग्रेंट क्राइसिस ऑफ 2020 और बजट में क्या अच्छा बुरा हुआ और चीन और गलावन, वो सब चीज़ें ठीक है, इंग्लिश बेहतर करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। बाकी पढ़ के कुछ नए मुद्दे जानने को मिले जो हम पहले से नहीं जानते, ऐसा कुछ खास था नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन डिफेंस में इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अब लंबी चौड़ी कहानी है। उसमें कुल मिलाकर बात ऐसी कि पहले अपने रिश्ते अच्छे नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की खास बनती नहीं थी, क्योंकि हमने वो जो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के ज़माने में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बहुत कि नहीं डिसआर्मामेंट होना चाहिए, NPT साइन करो वगैरह। उसके बाद अराउंड 2010 में भी भारत के स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करते थे उनके खिलाफ बहुत वंशीय हिंसा, रेशियल एट्रोसिटीज़ हो रही थी, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही थी ऑस्ट्रेलिया की। खैर आज के कुछ वर्षों में तो अब रिश्ते वापस सामान्य हो रहे हैं कि जहाँ पर ये क्वाड समूह बनाया गया और ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन करने की सब बात चल रही है, तो दोस्ती निकटता बढ़ रही है। अब उसी मामले में ये क्वाड समूह के फॉरेन मिनिस्टर्स ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में ये मीटिंग करने गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने सब अल्टीमेटली डेक्लरेशन जारी किया होगा। अब ये इधर लिखा है सब चिकनी चुपड़ी बातें, मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा। कुल मिलाकर बात क्या होगी उसकी, अंतर्राष्ट्रीय सरहदों का सम्मान हो। वो कुल मिलाकर चीन को सुना रहे हैं कि तुम साउथ चाइना सी में कब्जा करना बंद करो। आतंकवाद का खात्मा हो, तो उसमें भी वो पाकिस्तान और तालिबान को सुना रहे हैं। और कोरोना के खिलाफ आपस में सहकार हो। ये 3 चीज़ें हैं और उसमें लंबी चौड़ी उसने कहानी लिखी है। इसके अलावा इसी मीटिंग के बाद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने यह कहा कि जहाँ तक इंडिया और म्यांमार के रिश्तों की बात है, तो बाकी ये सब ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA उनका अलग सोचना हो सकता है, हमारा सोचना अलग है। क्योंकि म्यांमार इज़ अ बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। ये अपने कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इधर जो इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है, उग्रवाद की समस्या, उसके लिए म्यांमार गवर्नमेंट का कोऑपरेशन हमें चाहिए। तो हम लोग ये जो अमेरिका ने सैन्य प्रतिबंध, US पॉलिसी ऑन सैंक्शंस ऑन म्यांमार, म्यांमार के जो सैन्य तानाशाह हैं उस पर अमेरिका ने सैंक्शन प्रतिबंध लगाए, मतलब उनके साथ बिजनेस रिलेशन नहीं, उनके अमेरिका में बैंक अकाउंट हो उसको फ्रीज कर दिया जाए। वो सब चीज़ को इंडिया सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हमें म्यांमार गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए इंसर्जेंसी से लड़ने के लिए। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी, और उसमें आज नई एक बात देखने को मिलती है, इंटर स्टेट बॉर्डर सिक्योरिटी। वो कुल मिलाकर मामला ऐसा है कि बिहार में आप जानते हैं लिकर प्रोहिबिशन, शराबबंदी है, लेकिन उसके पड़ोसी राज्यों से सब शराब की तस्करी, स्मगलिंग हो रहा है। तो जैसे एयरपोर्ट में एक्सरे स्कैनिंग मशीन होता है, आप अपने सामान को, सूटकेस को रखें और वो बता देगा उसमें क्या क्या है, ऐसे बड़े बड़े स्कैन टनल होते हैं। ये ऐसा कि यहाँ से ट्रक गुजरेगा तो उसमें क्या अंदर सामान है वो सब वो स्कैन करके बता दे। तो बिहार राज्य सरकार ये सोच रही है कि ऐसे सब अपने बॉर्डर पॉइंट में लगाएंगे, झारखंड से बिहार की बॉर्डर, यूपी से बिहार की बॉर्डर, बिहार वेस्ट बंगाल के बीच की बॉर्डर, ताकि टू चेक द इलीगल स्मगलिंग ऑफ लिकर। फिर पॉलिटी और वो देखा, इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखे। साइंस में क्या, HIV वायरस, उसका फुल फॉर्म बताना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, वो असल में रेट्रो वायरस ग्रुप का एक वायरस है। कोरोना कौन सा है, रोटा वायरस है, क्या है, वो सब देख लेना। खैर फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट लूक मॉन्टिनियर, उसने 1980s में इसको डिस्कवर किया था, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। लेकिन बाद के वर्षों में वो कंट्रोवर्सी में रहे थे, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे थे
कि ये कोरोना के वैक्सीन नहीं देने चाहिए वरना कोरोना के नए वेरिएंट्स पैदा होंगे। मतलब ये ओमिक्रॉन, डेल्टा ये सब इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि लोगों को वैक्सीन दिया गया है। इसके लिए कंट्रोवर्सी में थे, लेकिन अभी उसका देहांत हुआ। स्पेस टेक्नोलॉजी में जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, सोलर विंड्स, सूर्य से जो पवन या तरंग आते हैं उसके चलते जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स पैदा होते हैं, भू चुंबकीय चक्रवात, और उसके चलते ये जीपीएस नेविगेशन सैटेलाइट सबको दिक्कतें आती थी। इलॉन मस्क के वो स्टारलिंक सैटेलाइट जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया को इंटरनेट सप्लाई करना चाहता है, वो वाली चीज़ में कुछ सैटेलाइट बर्बाद हो गए। फिर एक कुछ मामला चल रहा है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस, उसमें कुछ समझौता करने के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन मॉस्को की मुलाकात में गए। तो रशिया ने कहा कि आप कोरोना का वो पीसीआर टेस्ट करवाओ तो ही हम आपको मिलने देंगे, पुतिन के करीब बैठने देंगे, इधर नहीं कराओगे तो दूर बैठना पड़ेगा। तो मैक्रोन ने मना कर दिया कि मुझे पीसीआर टेस्ट नहीं करना, क्योंकि उसको डर लगता है कि रशिया वाले कोविड टेस्ट के नाम पर उसका डीएनए चुरा लेंगे और उसकी मदद से भविष्य में कुछ 2 नंबर के काम हो। तो फिर बहुत सारे स्क्रीन मीम्स चल रहे हैं कि ये इतने दूर दूर बैठे तो इधर कोई ना कोई खा पी रहा हो, कोई डांस कर रहा हो वगैरह। एनीवेज, क्या ये काम का? मेरे हिसाब से कुछ खास काम का नहीं, सिवाय कि आप एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड वाली सब उसमें से एंगल्स निकालने हो। साइंस टेक्नोलॉजी और उसमें एनर्जी। 1985 में फ्रांस में एक परीक्षण हो रहा है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ITER। ये सब ऐसा दिखता है। उसमें भारत ने भी ज्वाइन किया 2005 में। ये सब थर्मल न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च करते हैं। 2035 तक ये फाइनली कुछ 500 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि घर चलाने के लिए बिजली चाहिए, ये सब एक्सपेरिमेंट से पता चले कि हाउ टू क्रिएट द न्यूक्लियर एनर्जी इन अ बेटर मैनर, ताकि भविष्य में ये सब स्पेस सैटेलाइट में या न्यूक्लियर सबमरीन में या हर घर के अंदर जो बिजली पहुंचानी है उसमें बहुत अच्छे से काम हो सके। चर्चा में कुछ ऐसा है कि ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने कुछ हाउ टू क्रिएट दिस न्यूक्लियर एनर्जी इन अ फास्टर मैनर उसकी सब नया नया रिसर्च किया। बड़ी सी एक्सप्लेन सीरीज दी है, लेकिन मैंने उसमें अपना दिमाग खर्च नहीं किया है फॉर अ सिंपल रीज़न। मित्रों, ये जो पार्टिकल फिजिक्स, एनर्जी फिजिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी, हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल, इसमें से जो प्रश्न आते हैं पुराने पेपर्स हम देखें, या तो कुछ सिंपल पूछा हो या कुछ बहुत ही अतरंगी क्रेजी ऐसा पूछा हो कि बुक में जवाब मिले नहीं, 3-4 अलग अलग साइट देखो, उसमें भी आपका इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जवाब अलग चले, तो वो सब में दिमाग खर्च करने मुझे फ़ायदा दिखता नहीं। आए तो भगवान मालिक है, इफ़ आई हैड टू गिव द एग्जाम आई वुड स्कीप इट और मैं कुछ और सब्जेक्ट तैयार कर लेता। एनवायरनमेंट, अब उसमें कोआला ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसे एंडेंजर्ड स्पीसीज, विलुप्त होने वाली प्रजाति, लुप्तप्राय प्रजाति ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बताया। और वो सब कारण आप सोच सकते हैं, वहाँ अकाल पड़ रहा है, जंगल में आग लग जाती है, हैबिटेट लॉस, डिजीज़ वगैरह। फिर सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए कि भारत में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो जवाब है नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, उसके बाद दिल्ली, फिर कर्नाटक। फिर हिस्ट्री, और उसमें अपनी एंशियंट हिस्ट्री हम देखें तो चरक ने सब आयुर्वेद पर किताब लिखी थी, चरक संहिता। वहाँ पर महर्षि चरक शपथ, मतलब डॉक्टर की क्या भूमिका होनी चाहिए, वैद्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसकी सब नीति शास्त्र की उसने बात की होगी। हालांकि जब भारत में MBBS ग्रेजुएट होते हैं तो उन्होंने जो शपथ लेनी पड़ती है वो होती है हिप्पोक्रेटिक ऑथ, जो ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स ने सब उसके बारे में के साथ जुड़ा है। हालांकि हिप्पोक्रेट्स तो बाद में आए, महर्षि चरक उससे बहुत पहले हो गए। तो नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मेडिकल कोर्सेज को रेगुलेट करता है। उन्होंने ये कहा कि अब से हिप्पोक्रेट वाली ओथ नहीं होनी चाहिए, चरक शपथ दिलवानी चाहिए, तो इसलिए चर्चा में आ गया। फिर बात है फ्रीडम स्ट्रगल, और उसमें गोवा की आज़ादी। ये गोवा की आज़ादी में सारी टाइमलाइन दी है, आराम से पढ़ लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल moonal.org पे है, और पूरे महीने का जमा होता है तो फिर PDF फाइल में अपलोड करता हूँ। अब कुल मिलाकर इधर बात ऐसी है कि भारत को आज़ादी मिली तो गोवा को हमने तुरंत आज़ादी पोर्टुगीज से हमने कब्जे में नहीं ले लिया। उसके कारण क्या थे? आज़ादी के बाद भारत सरकार ये कश्मीर और पाकिस्तान के साथ लड़ाई और पार्टीशन बंटवारे के बाद जो रेफ्यूजीज आए थे, उन शरणार्थी, उनको रिहेबिलिटेट करना था, पुनर्वास, उसमें हम जूझ रहे थे। तो काफ़ी देरी के बाद 1961 में गोवा को तो हमने आज़ादी दिलवाई। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ आरोप लगाया कि नेहरू चाहते तो तुरंत मिलिट्री भेज सकते थे, लेकिन ये 10 साल की क्यों वेट किया? क्योंकि उनको अपनी
पीसफुल लीडर, शांतिप्रिय नेता की इंटरनेशनल इमेज को नेहरू को बचाना था, इसलिए वो मिलिट्री भेज नहीं रहे थे। फिर मामले चलते हैं कुछ एथिक्स के। अब एथिक्स में एक चीज़ ऐसी है कि एक रेपिस्ट था जिसने 7 साल की लड़की पर बलात्कार किया, हत्या की, उसको डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को हटा के उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि हर बार डेथ पेनल्टी देना ज़रूरी नहीं, सिवाय कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो और किसी को फांसी देने से कुछ सामाजिक चेतना जगने वाली हो तो फिर देना चाहिए, अदरवाइज अननेसेसरी हर एक में नहीं देना चाहिए। ये जो बलात्कारी था उसका पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो उसने कोई अपराध नहीं किया था, जेल में भी वो डिसिप्लिन से रह रहा है, तो इसकी संभावना है कि इस अपराधी का सुधार हो, रिफॉर्म ऑफ द प्रिजनर, चेंज ऑफ द हार्ट और रिहेबिलिटेशन हो सके। इसलिए मृत्युदंड को आजीवन कारावास, डेथ पेनल्टी कन्वर्टेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन आप पाते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में अच्छी बर्ताव पे 14 साल पे उसको तो रिहा कर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, 30 साल से पहले इसको जेल से नहीं निकालना है। फिर एक दूसरा मामला एथिक्स में एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन। अब कुल मिलाकर बात ऐसी है कि मध्य प्रदेश में कोई डिस्ट्रिक्ट महिला जज होंगे तो उसका किधर ट्रांसफ़र होगा, वो सब पावर हाईकोर्ट के पास हो। तो हाईकोर्ट के एक जज उसको परेशान कर रहे थे, कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे थे, परेशान होकर ये महिला जज ने रिज़ाइन कर दिया। फिर लंबी चौड़ी केस चली, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये जो महिला ने रिज़ाइन किया था वो असल में स्वैच्छिक वॉलेंटरी रेजिग्नेशन नहीं था, वो तो उसे इतना परेशान किया इसलिए उसने रिज़ाइन करना पड़ा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे नौकरी में वापस बहाल करने का आदेश दिया है। अब इसमें हमको सोचना क्या है, ये मामला करीब 8 साल तक चला, उसके बाद उसको न्याय मिला है। ज़्यादातर मामलों में इतना लंबा चौड़ा कौन कोर्ट तक खींचे, तो या तो जो विक्टिम है वो कंप्लेन नहीं करता या जो भी है वो सहन कर लेता है, उसका भी मनोबल टूट जाता है। दूसरा, हाईकोर्ट के जज इस तरह से क्यों डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज इसको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो मिला है उसके चलते कुछ जो जज हों उन्हें लगे कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो एज अ रिजल्ट वो सब हैरेसमेंट करते हों। सोचना ये भी है कि ये तो जुडिशियल मैटर था और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, लेकिन आप सोचिए प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में ऐसा महिलाओं को कितना परेशान करते होंगे, प्रमोशन नहीं मिले, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, लेकिन वहाँ पर ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म पे नाम पे वो बराबर है, देयर इज़ वन पॉश एक्ट और वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बने, बट ओवरऑल वो सब प्रणाली इतनी मजबूत नहीं है। सामान्य रूप से वो महिला परेशान हो तो या समझौता कर ले या फिर वो नौकरी छोड़ के चली जाए। जैसा अमेरिका यूरोप में होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन सीईओ के खिलाफ भी वो ले ले, ऐसा भारत में अभी कम देखने को मिलता है। तो ये सब चिंता के विषय है एथिक्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स वीमेन। फिर कुछ बात चल रही है एथिक्स में लीडरशिप क्वालिटी। लीडर की एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा नए नए इनोवेशन और चैलेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने अपने सक्सेस को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड कि मैं सफल हुआ तो अब ये शाश्वत है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। वन हिट वंडर जो होते हैं वो ना तो बॉलीवुड में टिक पाते हैं ना बिजनेस में। अब उसका एक एग्जांपल हमने देखा था, वो मार्क जकरबर्ग के कैसे वांदे हो गए, क्योंकि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम तो खरीद लिया लेकिन टिकटॉक के सामने टिक नहीं पाया, कंपनी के शेयर 26% गिर गए थे। दूसरा एक नया केस अब चल रहा है ये अनिल अंबानी का। एक ज़माने में उसने ये CDMA टेक्नोलॉजी वाले हैंडसेट लॉन्च किए थे और कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी अराउंड द ईयर 2002। लेकिन ये CDMA फ़ोन की एक लिमिटेशन होती है, वो 2G टेक्नोलॉजी 3G टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, 4G टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक है जब 4G आएगा तो ये वाले फ़ोन वाले सब कस्टमर कहीं और शिफ्ट हो गए। लेकिन अनिल अंबानी को लगा कि मेरा धंधा तो और ग्रो करने वाला है, तो उसने तो बहुत सारा पैसा बैंकों से कर्ज लिया था कि मुझे और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना है, लेकिन ये कोई खरीद नहीं रहा था तो कर्जे में डूब गया। अब वो डूब गया, उसके बाद उस पर आरोप लग रहा है कि उसने सब फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए, अलग अलग कंपनियों का पैसा इधर से उधर करके पुराने लोन चुकाने की कोशिश की और सेबी ने अल्टीमेटली उसको बैन कर दिया है कि शेयर बाजार में आप हिस्सा नहीं ले सकते। 2022 अनिल अंबानी बैन बाय सेबी फॉर शेयर मार्केट रिलेटेड सम फ्रॉड्स। अब सोचना हमें ये है कि रतन टाटा को भी असफलता मिली है, उसका नैनो कार प्रोजेक्ट वो पहले चला लेकिन बाद में वो गाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। माइक्रोसॉफ्ट में भी विंडोज़ विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आए थे, उसको पब्लिक ने काफ़ी नकार दिया था। स्टीव जॉब्स भी एप्पल कंपनी में कुछ साल उसको निकाल दिया गया था। लेकिन ऐसे क्राइसिस हर एक लीडर को आती है बिजनेस में, लेकिन तब उसने अनएथिकल तरीके से उस क्राइसिस से निपटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नैतिकता के मार्ग पे चलना चाहिए। दैट इज़ वन लेसन टू गो अबाउट इट। दूसरा एथिक्स में इसी को साथ में जोड़े तो पेरेंटिंग या लीडर्स जिन्होंने
सफलता तो बहुत हासिल की, लेकिन पब्लिक लाइफ में वो जितने सफल रहे तो प्राइवेट लाइफ में उनके बेटे फैमिली को डिसरिप्यूट बदनामी लेकर आते हैं। एक उदाहरण हमने आगे देखा था गांधी जी, उनका जो बड़ा बेटा हरीलाल था जिसको ये शराब, जुआ खेलना, महिलाओं से अवैध संबंध, वो सब थे जिसके चलते बाकी उनके बेटे थे वो अच्छे काम करते थे। जैसे गांधी जी के एक और बेटे थे मनीलाल गांधी, तो उन्होंने तो साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों ही जगह पर सत्याग्रह में बहुत हिस्सा लिया था, लेकिन हरीलाल वो नेगेटिव कंट्रोवर्सी में रहे। धीरू भाई अंबानी रिलायंस कंपनी की स्थापना की, पोस्टल स्टैम्प भी उनके नाम पे इशू किया गया, पद्म विभूषण भी मिला। अभी उसके दो बेटे में मुकेश अंबानी, वो तो बहुत बड़े बिजनेस लीडर माने जाते हैं, काफ़ी सारा पैसा कमाया, लेकिन सामने दूसरा बेटा अनिल अंबानी वो नेगेटिव चीज़ों में रहता है। फिल्म स्टार में भी ये सब देखने को मिले। खैर इसमें अपने को एथिक्स में समझने को क्या है। नेपोटिज्म इज बैड। अगर ये कहा जाए ये वाला आदमी बहुत महान है तो उसका बेटा भी महान होगा, तो उसको अपने आप हम इलेक्शन में वोट दे दे या बिजनेस में उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीद लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि भले वो फादर बहुत ही एथिकल और ग्रेट रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके बच्चे भी ऐसे, पहली बात। दूसरा, जो लीडर्स या पर्सन्स होते हैं जो पब्लिक प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सफलता हासिल करे, तो कई बार उनके पास टाइम नहीं रहता पर्सनल फैमिली लाइफ पे फोकस करे, इसलिए बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं। इसके बाद इकोनॉमी में कुछ खास जानने लायक नहीं था। मतलब जानने लायक बड़ी चीज़ तो थी आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट, वो सब हमने कल देख लिया था। फिर एक मामला है दिशा कमेटी। वो ऐसा है कि अलग अलग यूनियन गवर्नमेंट की जो स्कीम चलती है उसको मॉनिटर करने के लिए और डिस्ट्रिक्ट में अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए दिशा कमेटी की मीटिंग होती है। दिशा कमेटी में वो डिस्ट्रिक्ट का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद है वो चेयरमैन होगा, और उस डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है आईएएस ऑफिसर वो सेक्रेटरी होगा, और वो समीक्षा करेंगे। साल में इन्होंने कम से कम 4 बार मिलना चाहिए, लेकिन कई जगहों पर इसकी नियमित मीटिंग नहीं हो रही है, जिसके चलते सरकारी योजनाओं का जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो सब में दिक्कतें आ रही। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट अगले 30 दिन में साइन होगा। हाँ, तो 30 दिन में साइन होने दो, अपनी एग्जाम 30 दिन बाद नहीं है, 3 महीने 23 दिन बाद है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो हमने पहले भी कई बार देखा है। कुल मिलाकर कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करे और उसके इंडिया मेड प्रोडक्ट्स का कितना सेल हर साल हो रहा है उस हिसाब से सरकार उसको 4 to 6% सब्सिडी दे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम। अब वो तो चलते रहती है, अलग अलग कंपनियां अप्लाई करती है। तो अभी टाटा और हुंडई का नंबर लग गया, तो हर बार ऐसा नंबर लगे तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। पर्सन इन न्यूज़ में स्पोर्ट्स में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में भारत के एक ही खिलाड़ी गए हैं, कश्मीर के, ये आरिफ खान। अब वो जो टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे उस खेल का नाम क्या है, तो स्लालोम और जायंट स्लालोम। अब ये क्या होता है, इंडियन एक्सप्रेस ने लंबी चौड़ी एक्सप्लेन सीरीज बनाई है, ऑर्डिनरी रीडर्स पढ़े उसे, हमारे लिए काम करें। उत्तर प्रदेश में दलित महिलाएं खबर लहरिया नाम का न्यूज़पेपर चलाती थी और उस पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई गई जिसको ऑस्कार नॉमिनेशन मिला है, राइटिंग विद द फायर। वैसे वो तो हमने 1-2 दिन पहले देखा था, लेकिन वो किस कंटेक्स्ट में, तो अब हमने जान लिया कि वो क्या था। खबर लहरिया नाम का न्यूज़पेपर जो दलित वीमेन उत्तर प्रदेश में चलाती। फिर गुजरात जीपीएससी रिलेटेड सम न्यूज़। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। कल होगा रविवार, तो मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं, सीधा सोमवार को दोनों दिन का देख लेंगे। रविवार सुबह 11 बजे अनअकैडमी की कॉम्बैट सीरीज, वो आईपैड आईफोन सब इनाम में होता है, डिपेंड करता है कौन से हफ्ते आप वो कम्पीट कर रहे हैं। सोमवार शाम को क्विज होगी 20 क्वेश्चन की, और थर्सडे रात को ये विन 22 सीरीज़ में सेकंड लेक्चर ऑन द अपडेट्स ऑफ इकोनॉमी वो हम देखेंगे। इस सब के रजिस्ट्रेशन लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें moona.org एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।